हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ वॉलेट। मैं एडवोकेट प्रवीण सिंगर आज आपके साथ अपनी लॉ वॉलेट मैगजीन मार्च एडिशन का एक और टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें हम आज ये चेक करेंगे कि क्या म्यूटेशन कराने से ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसके साथ में ही जो मैं आपको प्ली दूंगा, जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, उसका बेसिस होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। चलिए डिस्कस करते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है अगर म्यूटेशन हमारे नाम पर हो गई है या म्यूटेशन चेंज हो गई है। तो म्यूटेशन को समझने के लिए हम प्रॉपर्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है लैंड का, कि लैंड की म्यूटेशन जिसे हम जमाबंदी खसरा खतौनी में हम ट्रांसफर कराते हैं, इंतकाल रजिस्टर होता है। और दूसरी पार्ट प्रॉपर्टी का होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है, जो आपके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है। तो अब ऐसी प्रॉपर्टी में म्यूटेशन आप किसी भी म्युनिसिपल अथॉरिटी के पास जाकर कराते हैं। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ, तो अगर मैं एक फ्लैट या एक कोई प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उसका सेल डीड कराऊंगा। सेल डीड कराने के बाद मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अप्रोच करूंगा कि मेरा म्यूटेशन कर दीजिए। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो मैं अप्रोच करूंगा, तो जो म्यूटेशन मैं करा रहा हूँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ, अगर सपोज मैं वो नहीं कराता हूँ, तो क्या मेरे पास उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप राइट नहीं आएगा? जी नहीं। जो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं वहां पर जैसे ही सेल डीड हो जाती है, जैसे ही सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। सिर्फ आप म्यूटेशन किस लिए कराते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में? क्योंकि आप वहां पर अपना जो हाउस टैक्स का जो आप पे करते हैं, उसके लिए जो आप टैक्स पे कर रहे हैं वो आपके नाम से रिसिप्ट बनने लगेगी, और अदरवाइज इसका उससे दूसरा ज्यादा कोई यूज नहीं होता है। और इसी को डिस्कस किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक केस में, नरसम्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो म्यूटेशन एंट्री है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, वो कोई राइट, टाइटल, ओनरशिप का उस लैंड के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कन्फर नहीं करती है। और इसीलिए इसके लिए क्या जरूरी है? सेल डीड होना जरूरी है और म्यूटेशन कराना जरूरी नहीं है। ऐसे ही एक केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसका टाइटल है भीमाबाई महादेव काम्बेडकर वर्सेस आर्थर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी, इसमें फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पोजीशन को क्लैरिफाई किए। अब आइए देखते हैं इस केस के रिलेवेंट फैक्ट्स क्या है। पार्टीज ने एक केस फाइल किया इन द कोर्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जिसमें एक लैंड से रिलेटेड एक डिस्प्यूट था। अब इसका ऑर्डर आया, इसके अगेंस्ट एक अपील फाइल की गई बिफोर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अब इसके खिलाफ भी एक पिटीशन फाइल हुई, रिट पिटीशन फाइल हुई इन हाई कोर्ट, और इसके खिलाफ, इस ऑर्डर के, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट एक एसएलपी फाइल हुई इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब इस पर्टिकुलर केस में जो सुप्रीम कोर्ट में आया, इसमें इश्यू क्या था? इसमें मेन लीगल इशू था कि जो म्यूटेशन एंट्रीज है रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी भी लैंड को लेकर, क्या वो डिसाइडिंग फैक्टर होती है रिगार्डिंग राइट्स ऑफ द पार्टीज? तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो म्यूटेशन एंट्रीज हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री हैं, वो कभी भी ओनरशिप राइट डिसाइड नहीं करती हैं। और इस केस में नरसम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का रेफरेंस लिया गया, और फिर से इसको रिट्रेट किया गया कि भाई जो म्यूटेशन एंट्री है वो सिर्फ लैंड मीन म्यूनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स के लिए है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लिए है, ये ओनरशिप राइट कंफर नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के आर्टिकल्स आपको अगर रीड करने हैं तो हमारी मैगजीन को, आप लॉ वॉलेट मैगजीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे लॉ वॉलेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसमें हम ऐसे ही अच्छे इश्यूज, रेलेवेंट इश्यूज जो लॉ से रिलेटेड हैं, वो आपके साथ हम डिस्कस करते रहते हैं।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।